Hello students, I am Ankita ma'am from Bio with Ankita, and today we are going to study a very important chapter of class 11 biology. That is the first chapter, the living world. So let us start with this first chapter, but before that I will intimate you with one very important thing, that we will cover this chapter in a sequence of 2 videos. In this first video, we are going to start with this chapter. So, living world जो है क्लास 11 के 5 यूनिट्स में से फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है एंड इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. तो पहले यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका पहला चैप्टर लिविंग वर्ड हम पढ़ रहे हैं. तो जैसे कि नाम है इस चैप्टर में लिविंग, सबसे पहले हम वी विल ट्राई टू फाइंड आउट लिविंग बीइंग्स हम इन किन्हें कहते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम उन्हें कहते हैं जो ग्रो करते हैं, ग्रो करके मैच्योर होते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब वो करते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल फीचर करने के बाद दे विल ग्रो फर्दर एंड एजिंग के बाद दे विल डाई. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, यानी सबसे पहले उसका बर्थ होता है और अल्टीमेटली वो करता है डाई. तो इस बर्थ और डेथ के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल एक मस्कीटो जो है उसका लाइफ स्पैन 1 to 2 days हो सकता है. ह्यूमन बीइंग्स का लाइफ स्पैन 70 to 80 years हो सकता है. वहीं tortoises are having a lifespan of 250 to 300 years. So there is a huge gap between the different lifespans. Now living organisms chapter में आगे हम देखेंगे कि what are the different characteristics of living organisms. Okay, तो dear friends, कोई भी living organisms के कैरेक्टर्स यहाँ हम लिखने वाले हैं और उन कैरेक्टर्स को चेक करने वाले हैं क्या वो उनके डिफाइनिंग फीचर्स हैं. जैसे कैरेक्टर नंबर 1, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. अभी ग्रोथ क्या होता है? व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ एक इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज है. किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में हो सकता है, ऑर्गन में हो सकता है, या पूरे ऑर्गेनिज्म में हो सकता है. इसका रिजल्ट जो होता है वो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमको समझनी पड़ेगी वो ये कि ये जो ग्रोथ है 2 अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में कैसे चलता है. तो जैसे हम यहाँ लिखे ग्रोथ, और 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स ले ले. एक तरफ ले लें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक तरफ ले लें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे मान लीजिए हमने ये अमीबा दिखाया, और अमीबा जब ग्रो करेगा तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा. जब उसका मास इंक्रीज हो जाएगा तब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा. यानी वो शो करेगा रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जब वो शो करेगा, दैट मीन्स टू से कि अब उसका बॉडी 2 ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो गया. बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ मास इंक्रीज हो रहा है. इसकी जगह अगर हम एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लें, तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल जब डिवाइड होगा तो इसका मास बढ़ेगा, लेकिन मास बढ़ने के बाद अब इसमें नंबर भी बढ़ जाएगा. तो नंबर ऑफ मास दोनों ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बढ़ते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ बढ़ता है मास. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की डिफरेंस इन द 2. राइट, अब हम आ जाते हैं एक थर्ड पॉइंट पर इसके ग्रोथ के, दैट इज कि क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं. तो सबसे पहले हम समझते हैं
कि डिफाइनिंग फीचर हम किस चीज को कहते हैं। डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ये फीचर शो करे। दैट मीन्स टू से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो ग्रोथ शो कर रहे हैं तो वो डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दैट वी हैव टू टेक इन कंसिडरेशन कि ग्रोथ नॉन लिविंग शो ना करे। तो क्या नॉन लिविंग कोई ग्रोथ नहीं शो करते? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये डस्टर है और इस डस्टर को अगर मैं रखे रहने दूंगी तो इस पर धूल की परतें जम जाएंगी। वो एक तरह की ग्रोथ ही है। एक माउंटेन, उस माउंटेन को जब हम देखते हैं और उस पर स्नोफॉल होता है तो उसमें एडिशन हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है। तो ये एक तरह की ग्रोथ है। तो ग्रोथ इज, यू हैव टू टेक दैट, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। तो नंबर 1 पॉइंट, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं। Let us take the second point and that is reproduction. Reproduction का मतलब क्या है? Producing one of the same kind, अपने जैसा दोबारा बनाना। Producing one of the same kind. तो क्या हम रिप्रोडक्शन को जब पढ़ते हैं तो रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं? कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हनी बीज। हनी बी के हाइव में 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक है क्वीन बी, एक है मेल और तीसरे हैं वर्कर बीज। इनमें से वर्कर बीज आर नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, यानी वर्कर बीज रिप्रोडक्शन शो नहीं करती है। तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? ऑब्वियसली एक डिफाइनिंग फीचर रिप्रोडक्शन नहीं है। तो रिप्रोडक्शन लाइक ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। यू हैव टू राइट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। फीचर नंबर 3 that we are coming on is a very very important feature और इसको कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बॉडी के अंदर there are so many chemical reactions which are going on। वो सभी केमिकल रिएक्शंस का सम टोटल कहलाता है मेटाबॉलिज्म। Sum total of all the reactions is called metabolism. Any kind of exchange which takes place within the body of an organism and between the environment is called metabolism. तो metabolism जो होता है वो 2 तरह का होता है। That is catabolic and anabolic. Catabolic का मतलब क्या होता है? Catabolic का मतलब होता है जब एक बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो जब एक बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। दूसरी तरफ एनाबॉलिक रिएक्शन में बहुत सारे छोटे छोटे कंपाउंड्स जुड़कर एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। यहां पर यूज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। Now, let me give you a hint. 2 रिएक्शंस जो हमारे प्लैनेट अर्थ पर कंटिन्यूसली हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में से कौन सी रिएक्शन कैटाबॉलिक होगी और कौन सी रिएक्शन एनाबॉलिक होगी? सो आई थिंक आप लोगों को ये आंसर मालूम चल गया होगा। कैटाबॉलिक रिएक्शन में रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है तो ऑब्वियसली ये है रेस्पिरेशन। और एनाबॉलिक रिएक्शन में जुड़कर बड़ा कंपाउंड बन रहा है तो ये है फोटोसिंथेसिस। Are we clear with this much? Let us carry on with the very important question once again. तो अभी तक हमने 2 जो फीचर्स यहाँ पर स्टडी करे वो दोनों ही नॉन डिफाइनिंग थे। तो क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइन करता है?
सो लेट अस टेक इट लाइक, क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो करता है? ये मेरा मार्कर, बोर्ड, चेयर, टेबल, क्या इनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस चल रही है? वी नो दैट नहीं चल रही हैं। कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्योंकि नॉन लिविंग में नहीं हो रही है तो मेटाबॉलिज्म वो शो नहीं करते। इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज नेचुरली अ डिफाइनिंग फीचर। तो जो डिफाइनिंग फीचर उसे मैं ब्लू कलर के ओवल से सर्कल कर रही हूँ। सो इट इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ डिफाइनिंग फीचर। तो हमारे रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में से अभी मेटाबॉलिज्म हैज बिकम अ डिफाइनिंग फीचर। लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट फीचर दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? क्या हम IBM और माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं? IBM and Microsoft are very small examples. Our body, human body, is the best example of organization. जिस तरह की organization हमारा body show करता है, ऐसे दुनिया की top most organization भी show नहीं करती है. They only mimic us. Organization क्या है? Organization का मतलब ये है कि जब coordinated manner में काम होता है ना. Let us take an example. Organization of living body में हमारी लिविंग बॉडी लाखों करोड़ों सेल्स की बनी है। ये सेल्स हमारे शरीर की वो छोटी छोटी ब्रिक्स हैं जिनसे कि हमारी ये इमारत खड़ी हुई है। अब जब इन ईंटों को हम जोड़ते हैं तो बनता है टिश्यू, और इस टिश्यू को जोड़ के बनता है ऑर्गन, फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम जिससे बनते हैं हम, यानी ऑर्गेनिजम्स। तो सेल जो है इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब करोड़ों सेल्स हैं, वो करोड़ सेल्स जिसका जहां मन आए वो काम करे। तो हर सेल अगर अपना अपना मन का काम करेगा, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं करेगा, तो क्या मेरी बॉडी इस तरह से काम कर पाएगी जैसे मैं कर रही हूँ? इट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम यूजिंग दिस मार्कर एंड आई एम स्पीकिंग, my brain is able to coordinate all my organ systems. Yes, my organ systems are working effectively, my organs are working effectively, my tissues are working in a coordinated manner, and it goes to the level of cells. मतलब हर एक स्तर पर एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम चल रहा है, इसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नॉन लिविंग में शो नहीं होती। तो फिर से ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर। मुझे पता है आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, मान लो कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है, फिर ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा? लेट अस टेक एन एग्जांपल। सेल्स दो तरह के होते हैं, हमने अपने क्लास 9 में पढ़ा है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल का जैसे एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने कहा प्लांट सेल। तो इन दोनों में क्या अंतर है? क्या ऑर्गेनाइजेशन है अगर सिंगल सेल्ड है? ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों में से कौन शो करेगा? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं, और कोई भी ऐसा ऑर्गेनेली नहीं होता जो कि एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर पाए। यानी काम तो चल रहा है, हो रहा है, पर कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। तो बिना कंपार्टमेंटलाइजेशन के प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब जब हम जैसे यूकैरियोटिक सेलर्स, हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स आए, तो उनमें सबसे बड़ा अंतर क्या आया है? दैट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन। सबको अपना अपना काम पता है। भाई न्यूक्लियस, यू आर द कंट्रोल सेंटर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप ट्रांसपोर्ट करोगे। माइटोकॉन्ड्रिया, आप एनर्जी प्रोड्यूस करोगे। इस तरह से जब सारे ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो डेफिनेटली एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन शो हो रही है। सो ऑर्गेनाइजेशन, माय डियर फ्रेंड्स, इज डेफिनेटली अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो मेटाबॉलिज्म के बाद में, ग्रोथ के बाद में, अब हम आ रहे हैं कॉन्शियसनेस पर। कॉन्शियसनेस, अभी कॉन्शियसनेस क्या चीज है? इन्हें आजकल के जो बड़े बड़े गुरुज हैं वो
एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई। अभी स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई इज एनी काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंट। तो जैसे कि मान लीजिए किसी ने अपना हाथ गरम चीज पर रख दिया, गरम चीज पर हाथ रखते ही वो तुरंत उसे वहां से हटा लेता है। तो स्टिमुलस था वो हॉट ऑब्जेक्ट, और उस हॉट ऑब्जेक्ट पर जो मैंने रिस्पॉन्ड दिया, जो मेरा रिस्पॉन्स था, मैंने क्या किया? अपना हाथ वहां से हटा लिया। तो आई टुक अवे माई हैंड, राइट। तो ये जो मैंने अपना हाथ वहां से हटाया, क्योंकि मेरा हाथ जीवित प्राणी का हाथ है और मेरे पास जो चीज है दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, इसकी वजह से जो इरिटेबिलिटी मेरी बॉडी में प्रोड्यूस हुई, उसकी ही वजह से मैंने ये रिस्पॉन्स करा। तो अगर वहां पर उस हाथ की जगह मैंने ये डस्टर रखा होता, क्या ये डस्टर अपने आप हट जाता? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि डस्टर के पास कॉन्शियसनेस नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कॉन्शियसनेस है। दैट मीन्स टू से अगेन कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर। साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस के लेवल पर एक बहुत ही बड़ा चेंज होता है। We are the only organisms on the planet Earth who are self-conscious. Self-consciousness का मतलब ये है, we have the ability to know that what is right and what is wrong. This is right and this is wrong. So, biology is not only a subject जो हमें चीर फाड़ करना सिखाता है. It is a subject which gives you a philosophy, which gives you this promise that human beings are at the top of human evolution and we are responsible for the planet Earth and its life. So self-consciousness is to having discerning abilities to discriminate between what is right and what is wrong. तो right और wrong के बीच में जानना human beings का अकेला अरीना है। बाकी कोई भी ऑर्गेनिजम्स ये क्वालिटी शो नहीं करते, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से इफ आई कम ओवर हियर एंड टेक अ फुल रिव्यू ऑफ ऑल द 5 कैरेक्टर्स, कैरेक्टर नंबर 1 ग्रोथ, कैरेक्टर नंबर 2 ग्रोथ के बाद में आया रिप्रोडक्शन। The two of them I am writing with blue pen because they are not the defining feature. The third character, that is metabolism. Fourth character, that is organization. And the final character, that is consciousness, are all the defining features of a living organism. आई थिंक हम लोग इसको बिल्कुल क्लियरली समझ गए हैं कि दीज आर द डिफाइनिंग एंड दीज आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिविंग वर्ड की बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। लिविंग वर्ड में बायो का मतलब है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब है न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो डाइवर्सिटी का मतलब है मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी। इस समय राइट नाउ प्लैनेट अर्थ पर लगभग 5 से 50 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है। हाउएवर, इनमें से टेक्सोनॉमिकली अरेंज्ड स्पीसीज का नंबर 1.7 मिलियन है। आउट ऑफ 1.7 मिलियन स्पीसीज, 1.2 मिलियन आर एनिमल्स
और उन एनिमल्स में से भी जो मैक्सिमम नंबर है वो है इंसेक्ट्स का। बाकी बचे 0.5 मिलियन स्पीसीज है प्लांट्स। इतने सारे लाखों ऑर्गेनिजम्स को, एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना समझना इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी, और इसके लिए जरूरत पड़ती है हमें एक ऐसी साइंस की जो कि हमें इन ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में, क्लासिफाई करने में और समझने में हेल्प करे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द टर्म सिस्टमैटिक्स। ओके, तो जो बायोडाइवर्सिटी है, इतनी ह्यूज इन्यूमरेबल बायोडाइवर्सिटी प्लैनेट अर्थ पर, उसको एक साथ किसी के लिए भी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो उसे इजी करने के लिए, उसको समझने के लिए हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं एक ब्रांच जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में ये सिस्टमा टर्म सबसे पहले देखा गया कैरोलस लिनस की बुक में सिस्टमा नेचुरा में। सिस्टमा नेचुरा में इस टर्म का मतलब था इन सिस्टम। तो सिस्टमैटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजिकल की जो कि सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करती है, रिकॉग्नाइज करती है, नेम करके अरेंज करती है ऑर्गेनिजम्स को। इस ब्रांच के 4 कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम इस तरह से पढ़ेंगे। द नंबर 1 कंपोनेंट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं जैसे आइडेंटिफिकेशन का। लेट अस से दैट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में से कोई एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई हमने करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उस ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर्स को स्टडी करा विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मतलब हमने क्या करा, ऑर्गेनिज्म ए को आइडेंटिफाई करा उसके कुछ कैरेक्टर्स या सिमिलैरिटीज की बेसिस पर। जब हमने उसको क्लासिफाई करा तो अब हमने उसको एक प्रॉपर नेम दिया नॉमेनक्लेचर के द्वारा, और नेम मिलने के बाद में अब हम उस ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे एक ऑलरेडी सेट ऑर्गेनाइज्ड प्लान के द्वारा जो कि टेक्सोनॉमी करता है। तो इस तरह से टेक्सोनॉमिस्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जिसे हम जानते नहीं हैं उसको आइडेंटिफाई करके कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर उसका साइंटिफिक नेमिंग करते हैं और उसके बाद एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान में उसको पोजीशन करते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम हम उस ऑर्गेनिज्म को उस वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान में पहचान पाए। तो अब इन सब सारा जितना हमने अभी पढ़ा है इसको हम कुछ डेफिनेशंस के द्वारा यहाँ पर दोबारा से क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, तो एज यू कैन सी दैट सिस्टमैटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी दैट रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई मतलब डिस्क्राइब, नेम एंड अरेंज the organism to an organized plan, right? तो सिस्टमैटिक्स के लिए जो हमारे कंपोनेंट्स हैं दे स्टार्ट विद आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि आइडेंटिफाई करने का जो मेन एम होता है वो ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर नेम देना, उसका यूनिक नेम देना और उसको सिस्टम में एक पोजीशन असॉर्ट। इसके बाद क्लासिफिकेशन के द्वारा हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एनाटॉमी यानी इंटरनल कैरेक्टर्स या स्ट्रक्चर्स और उनकी फिजियोलॉजी एक्सेट्रा के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन को भी हम कई तरह से पढ़ते हैं, तो क्लासिफिकेशन के बारे में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो क्लासिफिकेशन के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। हाउएवर क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। कैरेक्टर्स को क्लासिफाई किस तरह से करें और वो क्या हेल्प हमें करते हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कई बार क्या होता है कि क्लासिफिकेशन के लिए कोई चीजें हमें हेल्प आउट करती हैं, जैसे हम होमोलॉजी की बात करते हैं। देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स फंक्शनली डिफरेंट है, यानी इनका फंक्शन होता है डिफरेंट, लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है सिमिलर।
तो ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है हमें कॉमन एंसेस्ट्री है इनकी। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगी और होमोलोगस ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 3 नाम लिख रही हूँ, जैसे कि फ्लिपर ऑफ सील। सील का जो फ्लिपर होता है, बैट का जो पटेजियम होता है जिससे कि वो फ्लाई करता है, और हॉर्स का जो 4 लिम्ब होता है जिससे वो दौड़ता है। तीनों ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस शो कर रहे हैं। तो फ्लिपर ऑफ सील इज देयर टू स्विम, पटेजियम इज टू फ्लाई, 4 लिम्ब इज टू रन। पर इन तीनों में जो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, दैट इज द पेंटाडेक्टाइल अरेंजमेंट। तो फ्लिपर ऑफ सील, पटेजियम ऑफ बैट और 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स डिसिमिलर होते हुए फंक्शनली, इंटरनली स्ट्रक्चर उनका सेम है, क्योंकि ये सब के सब तीनों एक पेंटाडेक्टाइल अरेंजमेंट दिखाते हैं। वो पेंटाडेक्टाइल अरेंजमेंट में यहाँ ऊपर की तरफ जो बोन होती है इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस के बाद जो नेक्स्ट 2 बोन्स आएंगी, दे आर नोन एज रेडियस एंड अल्ना। कलाई पे आती हैं कार्पल्स, कार्पल्स से निकलती हैं मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स देन जुड़ती हैं फैलेंजेस से। तो ये जो अरेंजमेंट है, पेंटाडेक्टाइल अरेंजमेंट, ये वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, और इन सभी वर्टिब्रेट्स में ये कॉमन स्ट्रक्चर हो गया, कॉमन इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। तो vertebrates have this, show this pentadactyl arrangement. ओके, तो जैसे हमने देखा कि होमोलोगस ऑर्गन्स हमें हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन में, और बताते हैं कि वो ऑर्गन का फंक्शन डिफरेंट था लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर था सेम, यानी वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही आए थे। ऑल द 3 ऑफ देम बिलोंग्स टू द कॉमन एंसेस्टर। इसी तरह से एक और टर्म है एनालॉगी, जो कि एक प्रॉब्लम पोज करता है क्लासिफिकेशन में। जहां होमोलॉगी हेल्प आउट करता है, एनालॉगी एक प्रॉब्लम है, एक थ्रेट है हमारे इसको स्टडी करने में। तो एनालॉगी का मतलब क्या है? एनालॉगी का मतलब ये है कि जब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स एक ही तरह की अडेप्टेशन शो करने के लिए फंक्शन सेम करने लगे, पर स्ट्रक्चरली, यानी यहाँ पर फंक्शन सेम होगा बट स्ट्रक्चर होगा डिफरेंट। तो इंटरनल स्ट्रक्चर है डिफरेंट और फंक्शन है सेम। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यहां पर विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ बर्ड्स। तो बटरफ्लाई का विंग जो है वो एक ट्रू विंग नहीं है, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ एन मेम्ब्रेन। तो फंक्शन हाउएवर उसका है फ्लाई करना, तो दोनों का फंक्शन है फ्लाई करना, लेकिन फंक्शन फ्लाई करने के बावजूद भी जो विंग है बर्ड का वो ट्रू विंग है, क्योंकि इट इज एक्चुअली अ मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स 4 लिम्ब, जबकि बटरफ्लाई में ऐसा नहीं है। तो दोनों फंक्शन सेम कर रहे हैं लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर है दोनों का डिफरेंट। तो इस तरह से एनालॉगी या एनालॉगस ऑर्गन्स पोजेस अ प्रॉब्लम टू क्लासिफिकेशन। और इस तरह के इवोल्यूशन को हम कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। Alright, तो जैसे कि as we have studied homology और analogy, how they are different from each other. Homology helps in classification. On the other hand, analogy poses a problem in classification, क्योंकि it is an example of divergent evolution, while it is an example of convergent evolution. Divergent evolution and convergent
evolution. Organs are functionally dissimilar but structurally similar. While on the other hand, in analogy, organs are functionally similar but structurally dissimilar. तो classification के बाद now we are moving on to nomenclature. Nomenclature मतलब नामकरण. कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी तरह ही एक यूनिक नाम डिजर्व करता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के बाद ही हम उसे पहचान पाएंगे या समझ पाएंगे. तो नॉमेनक्लेचर का मतलब है गिविंग अ यूनिक साइंटिफिक नेम. तो नॉमेनक्लेचर इज गिविंग अ यूनिक साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म. ये इसलिए जरूरी है कि पहचानने के लिए ऑर्गेनिज्म को हमारे पास एक यूनिक नेम होना चाहिए. नॉमेनक्लेचर का जो फादर कहलाते हैं, फादर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहलाते हैं, वो है कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस ने जो मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करा था उसे कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हर ऑर्गेनिज्म के नाम के दो हिस्से होते हैं. टू वर्ड्स फॉर अ नेम. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कंपेयर करूं कि हमारे नाम में और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से दिए हुए नाम में क्या डिफरेंस होता है, तो लेट अस से माय नेम इज अंकिता गुप्ता, राइट. तो यहां पर अंकिता मेरा स्पेसिफिक नेम है, यूनिक नेम है, और गुप्ता है कॉमन नेम. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में भी नेम के दो हिस्से होंगे, लेकिन उसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हम दूसरी तरफ देते हैं यहां पर एग्जाम्पल मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका. तो मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा है उसका कॉमन नेम और इंडिका है उसका स्पेसिफिक नेम. तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस, वो खुद से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने नाम को, जो कि कार्ल वॉन लिन था, चेंज करके इसके दो रूट्स बना दिए कैरोलस लीनियस. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के साथ में ही देयर इज अ सेकेंड टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर जिसे हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने इंट्रोड्यूस करा था, जिसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर. तो जैसे कि नाम ही इंडिकेट करता है कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नाम के तीन हिस्से होते हैं. देयर आर 3 रूट्स, राइट. सो इन 3 रूट्स में जो पहला नेम होता है वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की तरह ही होता है. तो बायनोमियल और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दोनों में जो पहला वर्ड होता है उसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम. यहां पर भी होगा जेनेरिक नेम. सेकंड पोजीशन पर आएगा स्पेसिफिक एपिथेट. यहां पर भी स्पेसिफिक एपिथेट आएगा. जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं अब यहां पर ह्यूमन बीइंग्स का ज़ूलॉजिकल नेम है होमो. होमो भी पहला नाम जेनेरिक हो गया और स्पेसिफिक एपिथेट हो गया सेपियंस, राइट. लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग्स का ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम इसमें एक और चीज ऐड कर देंगे. तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जेनेरिक, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद जो तीसरा है फॉर एनिमल्स, हम यहां जोड़ देते हैं सब स्पीशीज. तो अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स के नेम में एक सब स्पीशीज जोड़ दूं फॉर एग्जाम्पल, तो नेम हो जाएगा होमो सेपियंस सेपियंस, राइट.
तो ये हुआ एनिमल्स के लिए। लेकिन अगर प्लांट्स हैं, फॉर प्लांट्स, तो इट विल बी अ वैरायटी। ओके, तो प्लांट्स में एक वैरायटी ऐड हो जाएगी, जैसे कि ब्रासिका ओलेरेसी कैपिटेटा। तो एनिमल्स में सब स्पीसीज ऐड हो जाती है, प्लांट्स में वैरायटी ऐड हो जाती है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रेन ऐड हो जाता है। इसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रेन, जैसे कि एस्चेरिशिया कोलाई RY13, तो ये उसका स्ट्रेन हो गया। तो इन दिस वे ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने इंट्रोड्यूस करा था, इसके 3 वर्ड रूट्स होते हैं, जबकि बाइनोमियल में, जैसे कि नाम बता रहा है, बाई फॉर 2, इसके 2 ही रूट्स होते। ओके, तो साइंटिफिक नेमिंग के कुछ रूल्स को अब हम पढ़ लेते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर साइंटिफिक नेमिंग। रूल नंबर 1, all organisms, either it is a plant or animal or a microorganism, should have a unique name. So all organisms should have a unique name. However, कैरियस लीनियस का ये सिस्टम जो है, क्योंकि 1758 में आया था, तो 1758 से पहले के कोई भी नेम्स एक्सेप्टेबल नहीं है। सो बिफोर 1758 जो भी नेम्स दिए गए, दे वर नॉट एक्सेप्टेबल। इंस्टेड ऑफ दैट 1758 के बाद वाले नेम्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रायोरिटी एक्सेप्टेबल हैं। कहने का मतलब ये है कि 1758 के बाद अगर किसी साइंटिस्ट ने नाम दिया, तो जिसने पहले नाम दिया उसका नेम एक्सेप्टेबल होगा। थर्ड थिंग, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इसके 2 वर्ड्स में नाम होते हैं। तो पहला वर्ड कहलाता है जेनेरिक नेम, एंड जेनेरिक नेम इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। It is always written with a capital letter. वहीं पर specific epithet जो होता है, वो it is written with a small letter. वहीं पर अगर plants और animals की वैराइटीज और सब स्पेसीज की बात करें, तो वैराइटीज और सब स्पेसीज दी, दे आर ऑल्सो रिटन इन स्मॉल लेटर। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन की बात करें, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रेन है, दैट कैन बी रिटन ईदर इन कैपिटल और इन स्मॉल। सो इट कैन बी रिटन ईदर इन कैपिटल और इन स्मॉल। जब साइंटिफिक नेम्स लिखते हैं, तो साइंटिफिक नेम्स लिखते वक्त दे शुड बी हैंड रिटन एंड अंडरलाइन। तो हैंड रिटन को आपको अंडरलाइन करना होगा, जबकि प्रिंटेड में, जब वो प्रिंटेड होते हैं, तो दे शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने हाथ से लिखा मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा का M मैंने बनाया कैपिटल से और उसको कर दिया अंडरलाइन। इंडिका का I बनाया मैंने स्मॉल से और उसको भी कर दिया मैंने अंडरलाइन। अब द नेक्स्ट लॉ इज, जिस ऑथर ने वो नाम, जिस भी ऑथर ने वो नाम प्रपोज किया है, उसका नाम स्पीसीज के बाद में आगे लिखा जाएगा। एब्रिविएशन में भी लिखा जाता है और फुल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो author's name is added after specific name
either in abbreviation or full form. जैसे यहीं हम ऐड कर दें अगर मेंजिफेरा इंडिका लिन, तो लिन इज फॉर लीनियस. ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने देखे रूल्स क्या होते हैं साइंटिफिक नेमिंग के. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड दैट इज कॉल्ड टोटोनिम्स. अभी टोटोनिम्स जो होते हैं दे आर स्पेसिफिकली अप्लाइड ओनली इन एनिमल किंगडम. जो प्लांट टेक्सोनमिस्ट हैं दे डू नॉट एक्सेप्ट दिस. तो प्लांट टेक्सोनमिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट टोटोनिम्स. अभी टोटोनिम्स क्या होते हैं? टोटोनिम्स का मतलब है व्हेन द जेनेरिक एंड द स्पेसिफिक नेम इज सिमिलर. जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम इज सिमिलर, इसको कहते हैं हम टोटोनिम्स. तो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कोबरा. कोबरा का जो नाम है, बोटानिकल नेम है, सॉरी जूलॉजिकल नेम है, दैट इज नाजा नाजा. तो कोबरा का जूलॉजिकल नेम है नाजा नाजा, दैट इज जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम दोनों ही सिमिलर है. सिमिलरली रैट का जो जूलॉजिकल नेम है दैट इज रैटस रैटस. टोड बूफो बूफ. सो दिस इज नोन एज टोटोनिम. टोटोनिम के बाद जो एक और टर्म आता है उसको हम कहते हैं, ओके, तो टोटोनिम्स के बाद हम आते हैं ऑटोनिम्स. अभी ऑटोनिम्स जो होते हैं दे आर अ बिट डिसिमिलर फ्रॉम टोटोनिम्स. जहां टोटोनिम्स में जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम सेम होते हैं, ऑटोनिम्स में स्पेसिफिक नेम और सब स्पीसीज नेम सिमिलर. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ गोरिल्ला. सो गोरिल्ला जो है इसका नाम है गोरिल्ला गोरिल्ला. तो गोरिल्ला गोरिल्ला में इट इज शोइंग अ टोटोनिम, पर साथ में जो सब स्पीसीज है वो भी सिमिलर है. तो इस तरह से इट इज अ टोटोनिम एज वेल एज एन ऑटोनिम, राइट. तो गोरिल्ला इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच. बट अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स have Homo as the generic name, Sapiens as the specific name. So it is not a tautonym. It is not a tautonym. पर Sapiens सब species होने की वजह से it is a autonym. So in this way, gorilla and human beings both are showing autonyms, but gorilla is showing tautonym and human beings are not showing the tautonyms. इसके अलावा there are two more terms जिनको हम यहाँ पर थोड़ा mention कर लेंगे. They are synonyms and homonyms. इनका बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पर, ये एनसीईआरटी में बहुत मेंशन नहीं है, बट कभी कभी कंपटीशन लेवल पर पूछ लिया जाता है. सिनोनियम्स का मतलब क्या है? जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए मैंगो, और उस एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स दे रखे हैं, 1 2 3 4. तो अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नेम्स दे रखे हैं तो हम इसे कहते हैं सिनोनिम्स. लेकिन जब कई सारे ऑर्गेनिजम्स के एक ही नेम है, यानी मेनी ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग द सेम नेम, जैसे ऑर्गेनिज्म 1 2 3 दे आर ऑल हैविंग द सेम नेम, तो इसे हम कहते हैं होमोनिम. So let us now come on to the institutes which frame the laws regarding the nomenclature. However, for different organisms there are different institutes.
Number one is ICBN, Institute for Botanical Nomenclature. (1961). Similarly, ICZN, your Institute for Zoological Nomenclature. I think आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ प्लांट्स की और यहाँ एनिमल्स की. इसके बाद let us come on to ICBN, that is Institute of Bacteriological Nomenclature. Similarly, ICVN, that is Institute of Viral Nomenclature. And ICNCP is Institute for Nomenclature of Cultivated Plants. So far we have come on to the three parts of systematics. Number one, we have already studied कि identification कैसे करना है organisms का. Identification करने के बाद हम classification पर आए हैं और classification करने के बाद nomenclature पर. But last and not the least, naturally not the least, now we are coming on to taxonomy. So now we are coming on to taxonomy. टेक्सोनॉमी को लेके कई बार कंफ्यूजन होता है कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स सेम है, पर एक्चुअली में टेक्सोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स, राइट? सो टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच विच इज रिलेटेड विद फ्रेमिंग लॉज एंड प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. यानी कि जब ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन होगा तो कौन से रूल्स अप्लाई होंगे और वो किस तरह से होगा, ये टेक्सोनॉमी देखती है. तो टेक्सोनॉमी करते हुए जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो क्लासिफिकेशन के दौरान ऑर्गेनिजम्स को कुछ ग्रुप्स में बांट दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटी इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इन ग्रुप्स को या रैंक्स को हम जब एक हिरार्की में रखते हैं, इस हिरार्की में हम इसको अरेंज करते हैं, तब हम इसे कहते हैं टेक्सोनॉमिकल हिरार्की. तो टेक्सोनॉमिकल हिरार्की का मतलब है अरेंजिंग रैंक्स, बायोलॉजिकल रैंक्स और क्लासिफिक रैंक्स और ग्रुप्स in descending order, यानी एक ऑर्डरली अरेंजमेंट जिसमें कि हमने डिफरेंट रैंक्स को या कैटेगरीज को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. तो टेक्सोनॉमिकल हिरार्की को इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लीनियस ने, और कैरोलस लीनियस के अनुसार 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं. तो ये जो 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जो कि कैरोलस लीनियस ने दी थी, दीज आर क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी. ये जो 5 कैटेगरीज हम यहाँ देख रहे हैं, these are not the similar to what is being used today. तो आज अभी हम जो टेक्सोनॉमिकल हिरार्की अप्लाई करते हैं उसमें 5 की जगह 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं और 21 इंटरमीडिएट. अब ये 7 कैसे हो जाएंगी, हम इनको 7 कैसे बनाएंगे? तो जो अब 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं उनमें से
4 कैरलस लीनियस की ही ऑब्लिगेट कैटेगरीज को हम यूज करते हैं, पर उनमें हम ऐड कर देते हैं कुछ कैटेगरीज, जैसे कि यहाँ पर जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज की हिरार्की है उसको मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ स्टार्टिंग विद के, पी, CL, OR, फैमिली, G, S। ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को याद रखने के लिए जो एक नेमोनिमिक हम यूज करते हैं, दैट इज कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स sick. K is for kingdom. K is for kingdom. ये टॉपमोस्ट कैटेगरी है और इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा है। इसके बाद आ जाती है P for pods, that is phylum. Phylum वो कैटेगरी है जो हम एनिमल्स में यूज करते हैं, पर जब हम ये प्लांट्स में यूज करते हैं तो इसे हम कहते हैं डिवीजन। Class is the usual obligate category that was used by Carolus Linnaeus. तो जो Carolus Linnaeus की है उनको हम यहाँ पर इस तरह से Carolus Linnaeus के साथ लिखेंगे। ऑर्डर कैटेगरी भी उन्होंने यूज करी थी, फैमिली कैटेगरी उन्होंने यूज नहीं करी थी। फैमिली कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी थी जॉन रे ने। उसके बाद में हम आते हैं जीनस पर, जो कि Carolus Linnaeus ने यूज करा था, और ऐसे ही लास्ट स्पीसीज भी Carolus Linnaeus ने यूज करा। तो इस तरह से ये 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई हैं और एक हिरार्की शो कर रही है। ये टेक्सोनॉमिक हिरार्की बता रही है कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में रख कर उनके कैरेक्टर्स के बेस पर प्लेस करा जा सकता। ये टेक्सोनॉमिक हिरार्की हमें कुछ और चीजों के बारे में बताती है, जैसे ये टेक्सोनॉमिक हिरार्की as it goes down the number of organisms decreases। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको यहाँ पर, किंगडम में, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, किंगडम में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है वो लार्जेस्ट होता है। तो अगर हम ऐसे माने किंगडम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लार्जेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसा आपका एक स्कूल है, स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा होगा, लेकिन उसी स्कूल की किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट उससे कम होगा। तो अगर स्कूल किंगडम है तो फाइलम उसकी क्लास है, तो फाइलम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होगा। अब उस क्लास के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट और भी कम होगा, तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज करता जाता है। फिर दूसरी चीज पर आते हैं, स्पेसिफिसिटी इंक्रीजेस। मतलब एज वी गो डाउन, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या स्पेसिफिसिटी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेस, उसके बीच में एक इंक्रीज देखा जाता है। नंबर 3, सिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे किंगडम है प्लांट, तो प्लांटे और एनिमेलिया 2 किंगडम है। किंगडम प्लांटे के ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं, पर एनिमेलिया के अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। लेकिन अगर हम किंगडम प्लांटे में नीचे की तरफ जाते हैं और किंगडम प्लांटे में नीचे की तरफ जाकर मान लीजिए हम यहाँ पर आ जाते हैं मेंजीफेरा इंडिका पर, तो यानी कि मैंगो ट्रीज। तो जो मैंगो ट्रीज हैं आपस में उनकी सिमिलैरिटी ज्यादा होंगी, वो सभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करते होंगे, उनमें जो अरेंजमेंट होगा उनकी लीव्स का वो भी सेम होगा, विनेशन भी सेम होगा। तो इसका मतलब है सिमिलैरिटी जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे सिमिलैरिटी बढ़ती जाती है। तो टेक्सोनॉमिक हिरार्की में हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। कैटेगरी देखा जाए तो कैटेगरी एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म होता है, पर रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट रखा जाता है इसके अंदर। तो कैटेगरी अगर है किंगडम, तो रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जो इसमें रखा गया है वो है प्लांटे।
तो प्लांटे हुआ टैक्सॉन और कैटेगरी हुई उसकी किंगडम, राइट। तो जो कैटेगरी है उसमें रखा जाता है रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जिसका कोई मीनिंग है, जिसका कोई वैल्यू है। ओके, so as we have already discussed regarding the institutes related to the nomenclature, you can see that ICBN, that is International Code for Botanical Nomenclature, ने ये स्पेसिफाई किया जितनी कैटेगरीज हैं, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, उनके एंड में एक डिफरेंट सफिक्स लगता है जिससे हम उन्हें पहचान भी सकते हैं। तो हियर यू कैन सी फॉर दैट यहाँ पर जो टर्म है डिवीजन वो दिया है आइशलर ने, जे आइशलर ने डिवीजन टर्म दिया है। तो डिवीजन ये सफिक्स में लगता है फाइटा। फॉर एग्जाम्पल ब्रायो फाइटा, टेरिडो फाइटा। तो ये फाइटा बताता है प्लांट, और प्लांट में क्या होता है, फाइलम की जगह होता है डिवीजन। कैरलस लीनियस ने दिया था इन 7 में से 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। तो कैरलस लीनियस ने दिया था क्लास कैटेगरी। क्लास के लिए हमारे पास 3 सफिक्स होते हैं। एक होता है फाइसी, जैसे कि क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी। ये क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी, दीज आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी। ऐसे ही ऑप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। ऐसे ही ए मोनोकोटिलिडनी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्सिडा और ए, दीज आर द सफिक्सेस विच clearly indicate that this is a class. ऐसे ही क्लास के बाद कैरलस लीनियस ने ऑर्डर कैटेगरी दिया था जिसके लिए सफिक्स यूज करते हैं हम एल्स, जैसे पोलीमोनियल्स, सैपिंडेल्स एक्सेट्रा। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज फैमिली। फैमिली को इंट्रोड्यूस करा था जॉन रे ने, और फैमिली के लिए हम प्लांट्स में लगाते हैं एसी, जैसे सोलिनेसी, फेबेसी। और एनिमल्स में लगाते हैं हम इडेई, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में लगता है होमिनिडेई, राइट। एक छोटी सी जो नीट रेलेवेंट यहाँ पर टॉपिक आ चुका है पहले एग्जाम में, दैट इज कॉल्ड ट्राइब्स। तो जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं उनमें से 2 कैटेगरीज सब फैमिली और जीनस के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइब। तो ट्राइब्स के लिए जो सफिक्स लगते हैं प्लांट्स में वो है ईए और आईएनआई, राइट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर दूसरे साइड पर। जैसे ह्यूमन बीइंग्स जो है इनका हम एक टेक्सोनॉमिकल हिरार्की बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर डिवीजन या फाइलम ऑलरेडी ले रखा है। वी विल टेक इट फ्रॉम हियर। किंगडम, किंगडम यहाँ डिवीजन की जगह आ जाएगा फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ह्यूमन बीइंग्स का किंगडम कौन सा है? तुम्हें पता है देयर आर 5 किंगडम्स, है ना। 5 किंगडम्स में से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया में से ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग्स टू नेचुरली किंगडम एनिमेलिया। क्यों किंगडम एनिमेलिया से क्यों बिलोंग करते हैं ह्यूमन बीइंग्स? क्योंकि एनिमेलिया शो करता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और लोकोमोशन, जो कि बाकी पीछे के रिलेटेबल नहीं है। तो ये एक मल्टी सेल्युलर ग्रुप है जो कि बिना क्लोरोफिल के लोकोमोशन शो करता है। ये सारे कैरेक्टर्स शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हम किंगडम एनिमेलिया में रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है उसे हम कहते हैं फाइलम। तो किंगडम एनिमेलिया के बाद जो फाइलम है ह्यूमन बीइंग का वो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो है बना है कॉर्ड से, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो जो नोटोकॉर्ड होती है उसकी प्रेजेंस अगर लाइफ में है कहीं पर भी तो हम इसे रखेंगे फाइलम कॉर्डेटा में। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन देयर लाइफ गिव्स अस फाइलम कॉर्डेटा। क्लास, क्लास पर आते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की क्लास क्या है? ममेलिया। ममेलिया किसे कहते हैं? ममेलियंस किसे कहते हैं? ममेलिया वो हैं जिनके पास है मैमरी ग्लैंड्स, बॉडी पर है हेयर, और दे गिव बर्थ टू चिल्ड्रन। विविपैरी, दे शो विविपैरी। तो वो अंडा नहीं देते, वो क्या देते हैं? बच्चा। तो विविपैरी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ
of class Mammalia. So, the order to which human beings belong is called Primata. Primata वो organisms हैं, वो animals हैं जिनके पास notochord है, विविपारी शो करते हैं, mammary glands है, साथ में they move on their limbs. तो as we move on our limbs, we belongs to order Primata. प्राइमेटा के बाद में हम आ जाते हैं फैमिली पर. तो देखिए मैं आपको यहीं से रिलेट कराती हूँ. हमने फैमिली में एग्जाम्पल भी लिखा है कि अगर एनिमल्स की फैमिली है तो उसमें लगता है इडे, तो ह्यूमन बींग्स की फैमिली में लगेगा होमिनिडे. तो होमिनिडे क्या शो करते हैं? होमिनिडे शो करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव कैरेक्टर्स. कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव कैरेक्टर्स, मोटर स्किल्स एक्सेट्रा. जीनस है होमो एंड स्पीसीज है सेपियंस. ह्यूमन बीइंग का जो जीनस है होमो, इसमें एक सिंगल ही स्पीसीज है सेपियंस. इसके अलावा और कोई स्पीसीज इसमें देखी नहीं जाती है. So as we can see that human beings has this taxonomical hierarchy, and these are the 7 obligate taxonomic categories. These taxonomic categories have, if they are the questions, then the answer is the taxon. So what I am going to say is here, if the taxonomic category is kingdom, then its answer is Animalia, right? So Animalia is the taxon. So what we should say that here, the basic unit of taxonomical hierarchy is taxon, and which is the lowest unit of taxonomical hierarchy. As we can see, the lowest unit is species and the highest unit is kingdom. So these are the very specific questions which are usually being asked during NEET exams. So let us come on to the next concept, and that is species. Out of all these 7 categories, the only important या only realizable category is species. So species concept was given by Ernst Mayr. So species is the most important category, which is the actual realizable category present in the biological world. Species concept was introduced by Ernst Mayr, and according to him, species are the group of morphologically and structurally similar organisms which has the capacity to interbreed and produce fertile offsprings. Right. So, producing fertile offspring was considered to be a very important characteristic of being a species. For example, let us take an example that a male horse is crossbred with a female donkey. In this case, it will give rise to hinny, which is in natural conditions an infertile organism. Similarly, if we take a male donkey and crosses it with a female horse, then the result is mule, which is again infertile in natural condition. So both of them are not fertile, infertile in natural condition. But there are exceptions to these conditions as well. The exceptions are when a male tiger crosses with a female lion, it produces tigon,
which is fertile. Similarly, when a male lion crosses with female tiger, it produces liger, which is a face of lion and a body of tiger, which is again fertile. So these are the exceptions to this condition, right? See, when it comes to this concept, we have to understand that the species is not only the most important and the basic unit of taxonomical hierarchy, but it is the basis of this entire unit. So let us come on to one more thing, genus. When it comes to genus, a genus may comprise of a single species or more than one. For example, human beings, the genus human beings has is Homo. It does have only a single species, as I have already mentioned earlier in this video, that it is having Homo sapiens, that is, sapiens is the only species it does have. Similarly, in tomato, the genus of tomato has a single species only, that is Lycopersicum esculentum. But on the other hand, genus Solanum has 3 different types of species. For example, Solanum has Solanum nigrum, मकोई. मकोई को हम Solanum nigrum कहते हैं. वहीं पर अगर यहाँ पर हम ट्यूबरोसम लगा देंगे तो we will call it potato, आलू. और मेलेनोजेना, that is ब्रिंजल. यानी कि एक ही जीनस की 3 डिफरेंट स्पीसीज हैं. जो Solanum nigrum तो मकई, Solanum tuberosum then it is potato, and Solanum melagena, that is brinjal, बैंगन. So we are coming on to now taxonomical aids. In order to do taxonomy, we need certain help or support. Taxonomical aids is actually, they can be some books, literature, places, which helps in the process of classification. However, these taxonomical aids, they work in 2 ways. या तो वो हेल्प करते हैं कंजर्वेशन में. अभी कंजर्वेशन किसका होता है? लिविंग का. या फिर वो हेल्प करते हैं प्रेजर्वेशन में. प्रेजर्वेशन होता है डेड का. तो हमारे लिए लिविंग और डेड दोनों ही ऑर्गेनिजम्स टेक्सोनॉमिकल एड की तरह हेल्प कर सकते हैं. तो अगर हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो कंजर्वेशन कैन अगेन बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, इन C2 and ex-C2. इन C2 मीन्स कि नेचुरल सराउंडिंग्स में हम उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं. ex-C2 का मतलब है मैन मेड सराउंडिंग्स में हम उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं. जैसे इन C2 के कुछ एग्जाम्पल्स ले लें यहाँ. फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क. तो जो नेशनल पार्क्स होते हैं वहाँ नेचुरल सराउंडिंग्स में ऑर्गेनिजम्स को, organism includes all plants, animals, microorganisms, all these plants, animals, all biodiversity is being preserved in their natural surroundings. On the other hand, ex-C2 की बात करते हैं तो ex-C2 में आ जाते हैं हमारे zoological parks, जिन्हें कॉमनली हम जू भी कहते हैं, या फिर बोटैनिकल गार्डन्स.
तो इन सीटू प्रेजर्वेशन नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में हम कंजर्व करते हैं, जबकि एक्स सीटू में जैसे जूलॉजिकल पार्क्स में उन ऑर्गेनिजम्स को जहाँ एंडेंजर्ड हैं, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड स्पीसीज है, उन्हें हम जू में जूलॉजिकल पार्क्स में प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरी तरफ बोटैनिकल गार्डन्स आर स्पेसिफिकली फॉर प्लांट्स। प्रेजर्वेशन हम किसका करेंगे? हम प्रेजर्वेशन करेंगे जैसे कि वी कैन डू प्रेजर्वेशन इन म्यूजियम्स, और म्यूजियम्स में हम डेड एनिमल्स को एग्जिबिट की तरह यूज करते हैं, जिसको हम स्टडी करते हैं या आगे आने वाली जनरेशन में उसको लेके क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। सो टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक बोटैनिकल गार्डन्स। जैसे कि हम जानते हैं बोटैनिकल गार्डन में lot many plants have grown together, various plants grown together for research, education, recreational activities, where each plant is tagged with its scientific name and family name However, botanical gardens की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। हम अगर देखें इस समय वर्ल्ड वाइड जो रेप्यूटेड और बड़ी बोटैनिकल गार्डन्स हैं, उनमें आ जाता है रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू। रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू इज कंसीडर्ड एज द वन ऑफ द लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड। और इस बोटैनिकल गार्डन में जो अरेंजमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। इसके अलावा न्यूयॉर्क बोटैनिकल गार्डन also comprises a large number of plant species with them. इंडिया में बोटैनिकल गार्डन्स में one of the largest one is नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। लखनऊ का बोटैनिकल गार्डन और साथ में इंडियन बोटैनिकल गार्डन सिद्धपुर। सिद्धपुर, कोलकाता are not only big and large but harbors many important plant species which are used for the research and the educational purposes. ज़्यादातर बोटैनिकल गार्डन्स जो है उनमें अपनी एक लाइब्रेरी, लेबोरेटरी भी होती है along with their own herbarium. So next taxonomical aid जिस पर अब हम आ रहे हैं that is herbarium. So taxonomical aid में हम पढ़ने वाले हैं herbariums को। herbariums जो है ये एक कलेक्शन होते हैं जिसमें हम प्लांट्स के प्रेस्ड और ड्राइड स्पेसिमेंट्स को पेपर पर माउंट करते हैं और माउंट करके उनको प्रॉपर्ली लेबल करते हैं। पर्पस ये होता है कि वो प्लांट स्पेसिमेंट्स को लेटर ऑन हम अगर स्टडी करना चाहें तो स्टडी करने के लिए रेफरेंस की तरह वो एक्ट करते हैं। तो हर्बेरियम्स जो है ये कलेक्शन है इस तरह के प्रेस्ड और ड्राइड प्लांट्स का जिन्हें हम पेपर पर माउंट करते हैं। इन्हें सिस्टमेटिकली अरेंज कर हम रिसर्च और एजुकेशन पर्पस में यूज कर सकते हैं। Some of the very famous herbariums of world are Museum of Natural History Paris, which are having 10 lakh specimens, along with Royal Botanical Garden Kew 6 lakh specimens.
कुछ इंडियन हर्बेरिया हैं, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ इंडियन बोटैनिकल गार्डन कोलकाता और नेशनल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ। तो जो हर्बेरियम्स होते हैं जब वो प्रेजर्व करते हैं तो उसके लिए कुछ चीजें उनको कंसिस्टेंट बेसिस पर करनी पड़ती हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हर्बेरियम टेक्निक। तो हर्बेरियम बनाने की जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसमें सबसे पहले फील्ड ट्रिप्स आती हैं, जिसमें कि हम इकट्ठा करते हैं स्पेसिमेन को। फील्ड ट्रिप्स के बाद में जो स्पेसिमेन आते हैं उनको ड्राई करने के लिए न्यूज़पेपर्स को यूज करते हैं। तो ड्राई करने के लिए न्यूज़पेपर्स को यूज करते हैं और न्यूज़पेपर्स को रेगुलर बेसिस पे हमें इन्हें चेंज भी करना होता है। तो ड्राई करने के लिए न्यूज़पेपर्स और प्रेस भी यूज करा जाता है। सो हर्बेरियम जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हर्बेरियम को प्लांट स्पेसिमेंस के लिए कलेक्शन के लिए वी हैव टू गो ऑन अ रेगुलर फील्ड ट्रिप्स। रेगुलर फील्ड ट्रिप्स पे वी विल कलेक्ट द प्लांट स्पेसिमेंस which are then later on dried between newspapers। एक बार ड्राई कर दिया न्यूज़पेपर के बीच में तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फर्दर अगर उसमें अभी भी मॉइस्चर है तो हम वी कीप ऑन चेंजिंग द न्यूज़पेपर्स, नहीं तो उसमें फंगस लगकर वो खराब हो सकता है। लेटर ऑन हम उसे प्लांट प्रेस में पूरी तरह से परफेक्टली सुखा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ड्राइड स्पेसिमेंस को अब हम माउंट करेंगे इस हर्बेरियम शीट पर, जिसके डायमेंशंस है 29 बाय 41.5 सेंटीमीटर। कई बार ये इंचेस में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आई हैव मेंशन्ड द इंचेस एज वेल। तो वी कैन सी फॉर दैट 11.5 इंच बाय 16.5 इंच इज द प्रोपोजिशन ऑफ दिस हर्बेरियम शीट। अब हर्बेरियम बनाने की क्या टेक्निक होती है? तो हर्बेरियम बनाने की टेक्निक में सबसे पहले वी शुड कलेक्ट द मटीरियल विच शुड बी कंप्लीट, जिसमें कोई डैमेज नहीं हो, टूटा फूटा ना हो, कटा हुआ ना हो। सेकेंड पार्ट आता है ड्राइंग का, जिसके लिए हम न्यूज़पेपर्स और प्लांट प्रेस यूज करते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, दैट इज पॉइजनिंग। पॉइजनिंग बाय यूजिंग 0.1% सब्लिमेट मर्क्यूरिक क्लोराइड, जिससे कि कोई भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इस प्रेशियस स्पेसिमेन को खराब ना कर पाए। लेटर ऑन उन्हें माउंट करा जाता है ग्लू के द्वारा या स्टिच करा जाता है हर्बेरियम पर। लेबलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेबल का साइज होता है 7 बाय 12 सेंटीमीटर और इस लेबल पर इंस्टीट्यूट का नेम, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम, वर्नेक्युलर यानी कि लोकल या इंग्लिश नेम, फैमिली, डेट, प्लेस और कलेक्टर्स नेम मेंशन होना चाहिए। Last but not the least, it should be deposited and arranged according to the recent system of classification. So, zoological parks are the ex-situ conservation sites, while zoological museums are for preservation of the inanimate objects. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि zoological parks या zoo ऐसी जगह हैं जहां पर मैन मेड सेटिंग होती है और ऑर्गेनिजम्स को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कंजर्व किया जाता है। इस प्रैक्टिस के द्वारा कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनको एक्सटिंक्शन से बचाया गया है, जैसे कि एशियन वुल, अ प्लेस मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स वेयर लिविंग एनिमल्स आर कंजर्व्ड। तो जूलॉजिकल पार्क्स या जू दे आर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सच एनिमल्स। इसके अलावा दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, एजुकेशन, रिसर्च, टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स एक्सेट्रा। किसी भी केज को लेबल करा जाता है दो चीजों के साथ, उस एनिमल के जूलॉजिकल नेम और फैमिली नेम के साथ। इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, ऑर्गेनिजम्स के प्रति उनमें सम्मान पैदा होता है और इस तरह से एक कनेक्ट पैदा होता है एनिमल्स का ह्यूमन बींग्स के साथ। लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड है क्रूगर, साउथ अफ्रीका, और लार्जेस्ट जू इन इंडिया है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, न्यू दिल्ली। जूलॉजिकल म्यूजियम्स जो होते हैं दे आर फॉर द प्रेजर्वेशन पर्पसेस। तो एक बिल्डिंग जहां पर हम प्रेजर्व कर रहे हैं ऐसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जिनको एग्जिबिट और स्टोर करा जाता है, फॉर एग्जाम्पल
स्टफ्ड एनिमल्स, ड्राइड एनिमल्स, उनके स्केलेटन्स, बीक्स एक्सेट्रा, जिनके द्वारा स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में या फिर बड़े बड़े म्यूजियम्स में इनको प्रिजर्व करके स्टडी करा जाता है और सोसाइटी में ऑर्गेनिजम्स के प्रति अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जाता है। टेक्सोनॉमिकल एड में आगे हम पढ़ेंगे फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स के बारे में। ये एक्चुअली में रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि वीडियो, बुक्स या फिर लिटरेचर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करेक्ट डिस्क्रिप्शन जो होता है उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो इन चारों की मदद से हो पाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा एक बुक या इंडेक्स है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है उस एरिया के पर्टिकुलर प्लांट्स की और जो बताता है उनके हैबिटेट के बारे में और उस हैबिटेट में उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एग्जाम्पल है, जैसे कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है फ्लोरा ऑफ दिल्ली, जेके माहेश्वरी जी ने लिखी है ये। इसके अलावा फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी जब ब्रिटिश इंडिया में थे उस समय कौन सी फ्लोरा, किस तरह के प्लांट स्पेसिमेंस पाए जाते थे, रिटन बाय जेडी हुकर। फ्लोरा इंडिका, रिटन बाय विलियम रॉक्सबर्ग। फ्लोरा की तरह ही मैनुअल भी एक बुक होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है प्लांट्स के बारे में, लेकिन इसमें उनकी लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन के साथ होती है। यानी कि अगर मुझे आइडेंटिफाई करनी है कोई पर्टिकुलर स्पीसीज तो इस लिस्टिंग और डिस्क्रिप्शन के द्वारा मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगी। तो मैनुअल्स हेल्प्स अस टू फाइंड नेम्स एज वेल एज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। मोनोग्राफ्स पे मोनो का मतलब है सिंगल, तो यानी ये ऐसा लिटरेचर है जिसमें सिंगल टेक्सन के बारे में डिटेल में सारी जानकारी एक साथ दे रखी है। जैसे अगर मुझे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे मोनोग्राफ्स यूज करने पड़ेंगे जिसमें जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एक जगह पर होगी। कैटलॉग में जो इंफॉर्मेशन होती है प्लांट्स या एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, दैट इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी ABCD करके प्लांट्स को अरेंज करा जाता है और इस कैटलॉग के द्वारा मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ कोई पर्टिकुलर तरह का प्लांट्स। ओराइजा सेटाइवा फॉर O, मैंजिफेरा इंडिका फॉर M, T फॉर ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इस तरह से इफ आई वांटेड टू फाइंड आउट विद अ पर्टिकुलर अल्फाबेट, कैटलॉग इज देयर। सो वी हैव कम ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, कीज टेक्सोनॉमिकल एड हैं विच आर एनालिटिकल इन नेचर। ये नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कीज का नेचर क्या होता है। दे हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, अ सेट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखते हैं और उनको हम पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बनाकर एक कपलेट के रूप में चेक करते हैं। तो मतलब हम सेट ऑफ क्वेश्चन रखते हैं और उनको, हर कैरेक्टर को हम लीड कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी यहाँ पर कि कैसे उनमें से, कपलेट में से एक एक लीड सिलेक्ट होती है। तो लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स सच एज कैट, bat, bird, snake, frog. Okay, so अब जैसे हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, इनमें से हम यहाँ पर एक कपलेट लगाएंगे and this couplet will be having two statements and the statements are that organism can fly. So here we have taken an example of these 6 animals: cat, bat, bird, snake, frog and fish. तो इसके लिए जो हम कपलेट यूज करेंगे यहाँ पर, that is presence and absence of external ears. तो external ears present
तो एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में, यहाँ पर मैमल्स है ये दो, कैट और बैट, राइट। और एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, यानी कि बाकियों में ये एब्सेंट होंगे, बाकी के जो चार होंगे इनमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होंगे। जो नेक्स्ट कपलेट लगेगा दैट इज प्रेजेंस ऑफ विंग्स एंड एब्सेंस ऑफ विंग्स। तो एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है कैट और बैट में, लेकिन विंग्स प्रेजेंट है बैट में और एब्सेंट है कैट। सिमिलरली एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट है बर्ड, स्नेक, फ्रॉग और फिश, राइट। तो अब इनमें हम अप्लाई करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ विंग्स। अब प्रेजेंस ऑफ विंग्स के बाद में यहां पर एब्सेंस ऑफ विंग्स, एब्सेंस ऑफ विंग्स के बाद ये नेक्स्ट कपलेट आएगा यहाँ पर, एंड दिस नेक्स्ट कपलेट विल बी प्रेजेंस ऑफ गिल्स एंड एब्सेंस ऑफ गिल्स। तो प्रेजेंस ऑफ गिल्स होगा इनमें से फिश, प्रेजेंस ऑफ गिल्स होगा फिश में, और एब्सेंस ऑफ गिल्स होगा स्नेक्स। तो इस तरह से इंडेंटेड और योक्ड की वो होती है जिसमें कि सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू और मोर स्टेटमेंट्स होती है, और इसमें हर एक स्टेटमेंट के लिए जो दो लीड दिए जाते हैं उनसे मिलकर बनता है एक कपलेट। अब हम इनके द्वारा, दो कपलेट्स के द्वारा इसको अल्टीमेटली स्क्रीन डाउन कर लेते हैं और स्क्रीन डाउन करके एक रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। जैसे यहां हमने स्टार्ट किया कैट बैट के बीच में, तो वी हैव कम ऑन टू दैट कैट एंड बैट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, हाउएवर बैट इज एबल टू फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द विंग्स, but wings are not present in cat. And if we have continued it on to that external ears are absent in the rest four of them, birds, snakes, frogs and fish. तो presence of wings इनमें से है birds में, अब रहे snakes, frogs and fish. तो absence of wings के बाद presence of gills है fish में, तो last में बच गया हमारा snake. तो इस तरह से इंडेंटेड और योक्ड की के द्वारा वी कैन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। ब्रैकेटेड की में हम यूज करते हैं नंबर्स का या फिर अल्फाबेट्स का, और उन नंबर्स और अल्फाबेट्स को जैसे 0 और 1 करके दो स्टेटमेंट्स बना दिया हमने। तो अगर यस आंसर है तो 1 हो गया, और 0 आंसर है तो नो हो गया। और अल्फाबेट के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं, ए और बी के द्वारा भी इसको हम कर सकते हैं। आज हमने इस चैप्टर में जितना कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ, सारे नोट्स, दे ऑल आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन टू अवेल द नोट्स along with the multiple choice questions and assertion reason of this chapter. मुरादाबाद के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। Contact numbers are already being given. You can join. Kindly like, share and subscribe for such more informative videos. Thank you so much.